हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनालिसिस एजुपथ में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। जो दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट चल रहे हैं रोजगार विद अंक के ऐप पर, उसके जो मिनी मॉक है दोस्तों, उसके हम कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन कराते हैं फ्रेंड्स। तो जो 5 अक्टूबर यानी कि कल शाम को जो मिनी मॉक हुआ था दोस्तों, उसका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मैं हर मॉक टेस्ट और मिनी मॉक का सॉल्यूशन आपके सामने, मैथ के जितने भी 15 क्वेश्चन होते हैं, मैं उनका सबका सॉल्यूशन आपके सामने इस वीडियो में लेकर के आता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, क्योंकि मैं वो तरीके बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिससे एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल R1 और R2 आते हैं, तो इसका मान बताना है दोस्तों। तो यह कह रहा है एक संख्या है 5 की पावर 16 और दूसरी संख्या है 5 की पावर 25। इनको प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है दोस्तों। तो आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि किसी भी संख्या की पावर कितनी भी है और ये संख्या अगर एक कम है, तो यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, -1 बचता है। हमेशा ऐसा ही होता है दोस्तों। और जब भी -1 की पावर 16 होगी, यानी कि किसी -1 की पावर या फिर कोई भी नेगेटिव संख्या है और उसकी पावर इवन होती है, सम संख्या होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रिमाइंडर बचता है दोस्तों। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से कितना शेषफल बचा, 1 बचा। और यहाँ से अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी 1 कम है, यानी कि -1 शेषफल है। और -1 की पावर क्या लेंगे, 25 लेंगे। अब यहाँ पर जब माइनस की पावर और आ रही है, यानी कि विषम आ रही है, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है रिमाइंडर। और तो यहाँ से शेषफल कितना बचा, -1। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम जो भाग देने वाली संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से घटा देंगे, यानी कि 6 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर निकल करके आया है दोस्तों, शेषफल निकल करके आया है, वो आ रहा है 5। यानी कि यहाँ से शेषफल आ रहा है 1 और यहाँ से आ रहा है 5। ये क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर 1 यानी कि R1, और ये हो गया R2। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि R1 प्लस R2 बटे R2, इसका मान पूछा है। तो R1 है यहाँ पर 1, R2 है 5 और बटे में R2 क्या है, R2 5 है। तो यानी कि इसका मतलब आ रहा है यहाँ से निकल करके दोस्तों 6/5, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1/7 गुणा 1/8 भाग 1/4 ऑफ 3/7। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं एक बार, कि पहले भाग सॉल्व होगा गुणा से पहले, और यहाँ पर दोस्तों भाग से पहले ऑफ सॉल्व होगा। हमेशा ऑफ का मतलब होता गुणा ही है, लेकिन ये गुणा भाग से पहले सॉल्व होता है दोस्तों। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 1/7 गुणा 1/8, और ये भाग है तो इसको हम गुणा में बदल सकते हैं। गुणा में जब बदलेंगे दोस्तों तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे के ऊपर हो जाएगी, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में 1/3, और इनका गुणा होगा दोस्तों तो 1/27 हो जाएगा ये यहाँ से, प्लस, और इनका 1/6 है। अब इसको दोस्तों गुणा में बदलेंगे, लेकिन पहले इसको ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। 4 बार हो जाएगा, इसका मतलब आ रहा है यहाँ से 1/28। तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 28 हो जाएगा, ये 2 बार। यानी कि यहाँ से दोस्तों जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो आ रही है 1/14 प्लस 1/27, प्लस इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 14/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये 1/27 है, तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 तो इसी में चला जाएगा 27 में, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 14 गुणा 27। अब जब 14 से भाग देंगे इसको तो 27 बचेगा यहाँ पर, प्लस 27 से भाग देंगे 14 आ जाएगा, प्लस 3 से भाग देंगे दोस्तों तो 3 से 2 एक बार, 27 में 9 3 27 और 14 नंबर 126, और 126 का गुणा 14 में होगा फिर, तो 126 का गुणा 14 में होगा। अब यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों,
यहाँ से निकल कर क्या रहा है 1764, यानी कि यहाँ पर आएगा 1764। अब जब इन सबको जोड़ेंगे और गुणा करेंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से करना इसका गुणा। इसका 378 आ रहा है और इन सबको ऐड करेंगे तो इसका मतलब आता है 1805, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि गुणा भाग और आराम आराम से करना है, और काटा पीटी बड़ी साफ सफाई से करनी है ताकि गलती नहीं हो। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है दोस्तों कि 4 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर स्लैब या खंडों की अधिकतम संख्या क्या है, जिन्हें 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई में रखा जाता है। दोस्तों खाई की लंबाई चौड़ाई और कितनी है, सबसे पहले तो इसको एक ही यूनिट में बदलना है, या तो मीटर में बदल लो या सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो आसानी होगी, यानी कि खाई की कितनी चौड़ाई लंबाई है, 16 मीटर लंबी खाई है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 1600 मीटर हो जाएगी। और 12 मीटर चौड़ाई है, ये 1200 हो जाएगी सेंटीमीटर में, और 4 मीटर है जो 400 हो जाएगी दोस्तों। अब इस लंबाई चौड़ाई और गहराई की खाई है, इसमें ये खंड ये स्लैब फंसाने हैं दोस्तों। 4 मीटर का 4 का 400 मीटर हो जाएगा, और 50 मीटर सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ये 50 ही रहेगा, और 20 का 20 ही रहेगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको काटेंगे, यहाँ से ये 20 बार कट रहा है, और ये 400 से ये 3 बार कट रहा है, और यहाँ से ये 0 से ये 0 कट जाएगी दोस्तों। और 5 से अब इसको काटते हैं, 1600 को एक बार, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 320 बार जा रहा है। ठीक है, अब इन सबको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर क्या जाएगा, 3 दूनी 6, 0, 6 दूनी 12, 6 × 18 19, यानी कि 1920 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 1920 आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार ने जीन्स शर्ट और टी शर्ट के लिए क्रमशः 500 रुपये, 350 रुपये और 200 रुपये प्रति नग की दर से आपूर्ति आदेश किया। यानी कि एक जीन्स है और एक शर्ट है और एक टी शर्ट है। तो शर्ट की जीन्स की कीमत है दोस्तों 500 रुपया, और शर्ट की कीमत है 350, और टी शर्ट की कीमत है दोस्तों 200 रुपया। अब इसने प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 1:2:3 के अनुपात में खरीदी है। यानी कि जीन्स का अनुपात 1 है, तो जीन्स 1 ही रहेगा दोस्तों। 500 रुपये पे किए जीन्स के लिए, और शर्ट के लिए दोस्तों 2 शर्ट खरीदी उसने, तो 350 के हिसाब से 700 रुपये पे किए, और 200 रुपये टी शर्ट है, तो और 3 टी शर्ट खरीदी इसने, तो इसके हिसाब से 600 रुपये टी शर्ट के लिए पे किए। अब टोटल कितने रुपए में खरीदी है, 46,800 में। जबकि इस हिसाब से इसका रेशियो क्या निकल कर क्या आ रहा है, 500, 700 और 600, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 1800 हो गए टोटल। जबकि टोटल इसने कितने में खरीदी, 46,800 में। लेकिन इस अनुपात के हिसाब से कितने में आ रही है, 1800 में आ रही है। तो इसने क्या पूछा है कि उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर किया, यानी कि कितनी टी शर्ट का ऑर्डर किया दोस्तों। टी शर्टों का अनुपात के रूप में क्या आ रहा है, 600 आ रहा है, तो इसी से गुणा हो जाएगा 600 से। तो चलिए दोस्तों इसको 3 बार कट जाएगा ये। अब इसमें आगे भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छिंकी 18, यानी कि 15,600 रुपये आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है, 15,600 रुपये। इन टी शर्टों की कीमत निकल करके आ रही है 15,600। अब ये क्या पूछ रहा है कि उसने कितनी टी शर्ट खरीदी, तो एक टी शर्ट कितने की है दोस्तों, एक टी शर्ट का मूल्य यहाँ पर 200। अब टोटल इसने टी शर्ट के लिए कितना पे किया है, 15,600, तो 200 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और यहाँ से ये निकल करके आ रहा है 2 7 14 और 2 8 16, यानी कि 78 टी शर्ट उसने खरीदी। इसको बड़े ध्यान से आपको यहाँ से करना है दोस्तों। तो 78 टी शर्ट खरीदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है। यानी कि कोई आदमी है ए, वो एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन ले रहा है। एक महिला, यानी कि महिला है, महिला को कुछ भी मान लेते हैं, वो इस काम को पूरा करने में 12 दिनों में पूरा कर रही है। उन्होंने वैकल्पिक अल्टरनेट डेज में काम किया दोस्तों, वैकल्पिक रूप में काम किया। वैकल्पिक का मतलब है कि एक दिन छोड़ के, एक दिन ए करता है और एक दिन बी, यानी कि एक दिन आदमी करता है और दूसरे दिन महिला। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों कि और आदमी ने पहले दिन काम शुरू किया, यानी कि पुरुष उसको स्टार्ट कर रहा है दोस्तों, ए स्टार्ट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों टोटल काम निकालने के लिए हम इनका हमेशा एलसीएम लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 48, और इनका वर्क पावर क्या निकल करके आया, यहाँ से 16 से भाग लगा देंगे, 16 से 48 और 12 चौका 48, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई दोस्तों। ठीक है,
अब मुझे बताओ कि एक दिन पुरुष करेगा और एक दिन महिला करेगी, तो क्या 2 दिन लग गए इनको इस काम को करने में? तो इनका 2 दिन का काम कितना हो रहा है दोस्तों? 7 हो रहा है। अब टोटल काम कितना है? 48 है, यानी कि 7 की 42, 42 काम ये इतने दिन में कर सकता है। ठीक है, 6 गुना, अगर यहाँ पर 42 काम 2 दिन में 7 काम कर रहा है, इसका 6 गुना 42 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6 गुना करेंगे दोस्तों 12, यानी कि 12 दिन में क्या कर रहा है वो? 42 काम कर रहा है। ठीक है, अब दोनों ने बराबर बराबर दिन काम कर लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब बराबर बराबर दिन काम कर लिया, जब इसने कर लिया और इसने भी कर लिया, तो दोबारा बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 दिन काम कर रहा है, यानी कि एक दिन ए और काम कर लेगा तो 13 दिन हो जाएंगे। और काम कितना कर लिया? 3 और कर लिया तो 45 काम हो गया। अब बचा कितना काम? 3 बच रहा है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे तो बी की बारी आएगी। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, जबकि काम कितना बचा है? हमारे पास 3 ही बच रहा है, तो पूरा दिन तो नहीं लगेगा उसको, बी को। तो 13 दिन तो पूरे लग गए दोस्तों इनको काम करने में। और बचा कितना है? 3 काम बचा, जबकि ए कर सकता है 4, तो 13 सही 3/4 दिन इनको लग जाएंगे दोस्तों कंप्लीट काम करने में। और ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बार ऑप्शन सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 13 चौका 52 और 3 55/4 दिन लग जाएंगे। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे अल्टरनेटिव डेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो 55/4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है दोस्तों कि एक टोपी की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है। तो 15% की वृद्धि करी जा रही है, तो 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/20, यानी कि टोपी की कीमत अगर पहले हमने 20 मान रखी है तो वो बढ़ के कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। और ये क्या कह रहा है कि परिणाम स्वरूप टोपी की कीमत में 27 की वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने मान के यूनिट चला तो उसमें कितनी वृद्धि हो रही है? 3 की हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी हो रही है? 27 की हो रही है। तो 1 यूनिट के बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों? 9 हो जाएगी। और इसने क्या पूछा है कि टोपी की बढ़ी हुई कीमत यूनिट में कितनी है? 23 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहीं पर इसको 9 से गुणा कर देंगे, 23 गुणा 9, और ये हमारा आंसर निकल कर के आ जाएगा दोस्तों 9 × 27, यानी कि यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, लेकिन 2 में दिया हुआ है। 9 × 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ये 207 रुपये हमारे पास राइट आंसर निकल करके आया दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये एकदम ईजी क्वेश्चन था, आप इस तरीके से करेंगे तो। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन इसमें लगाना होगा। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर मॉक टेस्ट में चल रहा है ये। यानी कि टोटल कितना है? 5000 रुपये की राशि है, और इसको 2 भागों में निवेश किया है दोस्तों। पहला भाग 4% की दर से निवेश किया है, दूसरा भाग 5% की दर से निवेश किया है। और कुल वार्षिक ब्याज उस पर कितना आ रहा है? 223 रुपया आ रहा है। तो टोटल 223 रुपया आ रहा है 5000 पर। तो ये भी हमें परसेंटेज में निकालना होगा दोस्तों। 223 मिल रहे हैं 5000 पर, तो परसेंट निकालेंगे तो गुणा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, 223/50%, 223/50%। अब दोस्तों जब इनका हम क्रॉस घटाते हैं तो हमारा रेशियो निकल करके आता है इनका। तो चलिए इसको घटाते हैं एक बार। 5 में से जब घटाएंगे दोस्तों 223/5 को, तो ये निकल करके आ रहा है यहाँ से 27, और 4 को जब इसमें से घटाएंगे तो ये निकल करके आ रहा है दोस्तों ये 50, 223 माइनस 200, यानी कि ये निकल करके आ रहा है यहाँ पर 223। तो ये क्या आया? हमारा अनुपात आया, जिस अनुपात में उस राशि को निवेश किया दोस्तों। तो इसने आगे क्या पूछा है कि 4% पर कितना निवेश किया? 4% का अनुपात कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, यानी कि 27 का ही मल्टीपल होगा वो। तो ऐसे देख लो इसको, या फिर कंप्लीटली इनका योग करके 5000 में भाग देंगे और 27 का गुणा कर लो, लेकिन आएगा 27 का मल्टीपल ही। तो क्यों ना हम 27 का मल्टीपल देख लें ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 kg वजन वाले व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। यानी कि जब औसत कम हुआ है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे कम वजन वाले व्यक्ति को ही रखा होगा। यानी कि 150 से ज़्यादा वजन वाला तो रख नहीं सकते, कम वजन वाला रखा होगा। अब कितने कम वजन वाला रखा होगा? अब जब औसत 3 kg कम हो रहा है तो 5 पे कम हो रहा है, तो टोटल वजन कितना कम हुआ? जब 5 पर 3 kg कम हो रहा है तो टोटल वजन कितना कम हुआ? 5 × 15 kg कम हुआ। यानी कि 150 kg वाले व्यक्ति से 15 kg कम वाला व्यक्ति आया होगा दोस्तों। तो 150 में से 15 कम करेंगे तो 135 राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये एकदम ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, एक दुकानदार ने 24 कमीजें 20% के लाभ पर और 16 कमीजें प्रत्येक को 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने 40 कमीजें प्रत्येक को 15% के लाभ पर बेचा तो उसके कुल लाभ में 36 रुपये कम हो जाता है। तो प्रत्येक शर्ट का मूल्य बताना है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए आप, 24 कमीजें उसने 20% के लाभ पर बेची। एक बार के लिए प्रत्येक शर्ट का मूल्य मान लीजिए आप 10 रुपया, तो 24 कमीजों का मूल्य कितना हो गया, 240 हो गया। उनको उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 48 रुपये के लाभ पर बेच दिया उसने दोस्तों। 240 का जब 20% निकालेंगे तो 48 आ रहा है, उतने लाभ पर उसने बेचा, तो टोटल कितने रुपये में बेच दिया, 288 रुपये में बेच दिया 24 कमीजों को। और 16 कमीज और अलग से उसने बेची 10% लाभ पर, तो यहाँ पर भी 10, एक की कीमत 10 मान लो एक कमीज की, तो 16 कमीजों की कीमत कितनी हो गई, 160 हो गई। और यहाँ पर उसने 10% के लाभ पर बेचा है, यानी कि इनको टोटल कितने में बेचा है, 10% 16 होता है, तो इसको और ऐड कर दो, ये हो जाएगा दोस्तों 176 रुपये में इनको बेचा है। अब ये बात कर रहा है 40 कमीजों की। 40 कमीजों में से भी प्रत्येक की कीमत 10 मान लो, तो ये टोटल कितने की हो गई, 400 की हो गई। और इनको 15% के लाभ पर बेचा है, तो ये 15% 400 का 60 हो जाता है दोस्तों। तो ये बिकी 460 रुपये की। अब उसने क्या कहा है कि इस सौदे में और इस सौदे में 36 रुपये का अंतर आता है दोस्तों। तो ये टोटल कितने का सौदा हुआ, 24 और 16 होते तो 40 ही, लेकिन बेचने पर कितने का आया, ये टोटल कितने की बेची है, 40। इस हिसाब से ये बिक रही हैं दोस्तों 464 रुपये की बेच रही हैं। और अगर इस हिसाब से बिकी तो 460 की बिक रही हैं। कितने रुपए कम आ रहे हैं दोस्तों, इसमें आ रहे हैं 4 रुपये का अंतर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 36 रुपये कम हो जा रहे हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम, 9 रुपये हो जाएगी। अब इसमें क्या पूछा है दोस्तों, प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपये है, तो प्रत्येक शर्ट हमने कितने की मानी, 10 रुपये की मानी, तो प्रत्येक शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 रुपये हो जाएगा। आराम से कर लेंगे सवाल को, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देखिएगा ध्यान से एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर लंबे, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। अब दोस्तों पहले तो इसको एक ही उसमें बदल लेते हैं, यूनिट में, यानी कि सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 12 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 12 मीटर में 1200 हो गए। और 95 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यानी कि 1295 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, गुणा 3 मीटर में 300 हो गए, और 85, यानी कि 385 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। अब जब भी दोस्तों लंबाई चौड़ाई की ऐसा कोई आकार दिया हुआ हो और आपसे पूछी हो कि न्यूनतम टाइल उसमें कितनी लगा सकते हैं, तो उसमें हमें एक टाइल का वर्गाकार, यानी कि बड़ी सी बड़ी टाइल हमें ढूंढनी होगी, उसमें कितने उसकी होगी। तो एक टाइल का जो क्षेत्रफल है, वो प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, इनका LC वो लेंगे SCF दोस्तों, इनका SCF लेना होगा हमें। और इनका SCF लेने का तरीका क्या है, या तो आप 385 का भाग लगा लो 1295 में, या फिर इनके गुणनखंड कर लो दोस्तों। एक बार के लिए 5 से इसको काट के देखते हैं, 5 गुणा, ये दोस्तों यहाँ पर सबमिट हो गया है टेस्ट, क्योंकि आपको पता है इसमें फिक्स ही टाइम होता है, और मैं जब आपको समझाता हूँ तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो ये एक बार के लिए दोबारा हमें ओपन करना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे दोस्तों, यानी कि इनके या तो आप भाग विधि से SCF निकाल लो, या फिर आप इनके गुणनखंड कर लो। तो 5 से एक बार गुणनखंड करके देखते हैं, 5 7 35 और 5 7 35, यानी कि 5 गुणा 77 आ रहा है। इसको भी हम आगे कर सकते हैं 11 गुणा 7। तो यहाँ से इसको करके देखते हैं एक बार, 5 से करके देख लो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 45, 5 गुणा ये आ रहा है दोस्तों। फिर इसको एक बार और करके देख लो, इसको 7 से करके देख लो, यानी कि 7 गुणा 7 या 21, 7 7 49। अब 37 आगे नहीं होगा, 37 का खंड नहीं होगा आगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, 7 गुणा 5, इसमें मिल रहा है 7 गुणा 5, यानी कि 35 इसका SCF हो जाएगा। ये क्या निकला है दोस्तों, उस प्रत्येक टाइल की भुजा निकली है, यानी कि 35 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 बाई 35, 35 बाई 35 की प्रत्येक टाइल है। और
कमरे के क्षेत्रफल में अब इससे भाग दे देंगे दोस्तों टाइल के क्षेत्रफल से, तो हमारे पास टाइलों की संख्या निकल करके आ जाएगी। न्यूनतम टाइल कितनी लगा सकते हैं, तो 1295 गुणा 385 बटे 35 गुणा 35। अब जब इसको दोस्तों काटेंगे तो 35 से भाग देंगे तो ये 77 बार जा रहा है इसमें, और इसमें जा रहा है दोस्तों 37 बार, यानी कि 77 गुणा 37 अब हमें करना होगा। तो सॉरी, ये 11 बार जाएगा इसमें, ये 11 बार जाएगा और ये 37 बार जाएगा। अब जब 37 गुणा 11 करेंगे तो ये 407 यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों। टाइलों की संख्या कितनी आ रही है, 407, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे न्यूनतम टाइलों की संख्या पूछी हो तो हमें इनका महत्तम समवर्ती यानी कि एचसीएफ लेना होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी के आयतन के दृष्टिकोण से 8:3 के अनुपात में है, यानी कि एक मिल्क है एक वाटर है। इनका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 8:3। और बाद में बात कर रहा है कि यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 2:1। तो आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः कितनी थी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, यानी कि बड़ा किस में रहा है, पानी बढ़ा रहा है, यानी कि दूध की मात्रा सेम रहनी है। तो सेम रहने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दूध की मात्रा हमें सेम रखनी है, तो 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब इससे 4 से गुणा करेंगे तो अनुपात भी हमें वही रखना है, तो दोनों से 4 से गुणा करना होगा। जब दोनों से 4 से गुणा करेंगे तो ये अनुपात निकल करके आ रहा है दोस्तों 8:4। और पहले कितना था 8:3। और इसमें पानी इसके हिसाब से, इस अनुपात के हिसाब से पानी कितना मिल रहा है, इसमें 3 से 4 हो रहा है, यानी कि 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलाया जा रहा है, 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 3। अब हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितनी थी, तो आरंभ का अनुपात क्या है 8:3 है, और एक यूनिट की वैल्यू 3 है। तो इस अनुपात के साथ 3 का गुणा कर देना है, यानी कि 8 तिया 24 और 3 तिया 9, यानी कि 24 लीटर दूध था और 9 लीटर पानी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 24 लीटर और 9 लीटर। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए आप लोग, वहाँ पर आप लोग कुछ भी भेज सकते हैं क्वेश्चन, हम उसका सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से, वहाँ पर और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि क्या कह रहा है कि 1000 मीटर एक रैखिक दौड़ है, कोई 1000 मीटर की दौड़ है वो, तो उसमें ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की चाल में अंतर कितना है दोस्तों, यानी कि कोई भी दौड़ है 1000 मीटर की, आप इसको ऐसे समझिए। तो बी को 50 मीटर से हरा रहा है, यानी कि ए जब इसको 1000 मीटर को कंप्लीट करता है तो बी कितने पर पहुंचता है, 50 मीटर से हरा रहा है तो 950 मीटर पर पहुंचता है। तो उसकी कितनी कम रह जाती है दोस्तों दौड़, 50 मीटर कम रह जाती है। और इसमें साथ में ये भी कहा है कि 5 सेकंड से हरा रहा है, यानी कि इससे 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है ए। ठीक है, अगर वो 5 सेकंड और भागता, अगर बी 5 सेकंड और भागता तो इस दूरी को भी कवर कर जाता। यानी कि यहाँ से बी की चाल अगर हम निकालें तो क्या निकल करके आ रही है कि 50 मीटर को 5 सेकंड में कवर कर रहा है ये, तो 10 मीटर पर सेकंड के आ गया दोस्तों, ये बी की चाल यहाँ से निकल करके आ गई। आप लोग एकदम शांत दिमाग से सोचना इसको, तो आराम से आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 50 मीटर रह रहा है और 5 सेकंड में ये पहुँच जा रहा है उसमें, तो बी की चाल क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग ऐसे सोचो कि जब यहाँ तक ये बी 950 मीटर दौड़ा तो इतने में ए कितना दौड़ गया, 1000 मीटर दौड़ गया। तो यानी कि बराबर समय में ये दूरी उन्होंने तय करी। तो ए का जब हम टाइम यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, जितनी देर में 950 मीटर दूरी बी ने तय करी है उतने टाइम में ए ने 1000 मीटर दूरी तय कर दी। यानी कि यहाँ से बी का समय निकालेंगे तो समय कितना निकल करके आ रहा है, दूरी बटे समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो बी का दूरी कितनी है 950 मीटर और चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो समय आराम से निकल जाएगा यहाँ से 95 सेकंड, यानी कि वो कितना भागा बी 95 सेकंड भागा और ए भी बराबर ही टाइम भागा। यानी कि ए ने 1000 मीटर की दूरी तय करी कितने में 95 सेकंड में। ये इसका मतलब यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों। और आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से काट लो एक बार, 200/19 आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से ये चाल निकल करके आ गई ए की दोस्तों। और क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी की चाल में अंतर कितना है, तो ए की चाल है 200/19
तो अब दोस्तों हमसे पूछा है कि इनकी चालों का अंतर, तो ए की चाल कितनी आ रही है 200/19 माइनस बी की चाल कितनी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से इनकी चालों का डिफरेंस निकल करके आ रहा है 10/19, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको सोचना ज़्यादा है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग से सोचना है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा क्या क्या निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो यहाँ से ब्याज की दर क्या दे रखी है 15%। अब दोस्तों यहाँ से आपको जब भी आपको कुछ मानना हो तो आप 100 मान सकते हैं, x मान सकते हैं, लेकिन आप उसमें फंस सकते हैं, 100 में भी फंस सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमेशा आपको मानने के लिए क्या करना है 15% की फ्रैक्शन लेनी है, 3/20 आ रही है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। जब 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है दोस्तों, तो ये नीचे वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देना है, और 3 वर्ष अगर टाइम दिया हुआ है तो क्यूब कर देना है। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन नहीं फंसेगी। तो 20 का स्क्वायर कितना हो रहा है 400। तो हम एक बार के लिए कोई राशि मान लेते हैं 400, ठीक है। और जब भी आपको अंतर निकालना हो तो आपको ऐसे करना है कि 400 का 15% निकालना है। 15% का मतलब होता है 3/20, और 3/20 इसका निकालेंगे दोस्तों तो ये निकल करके आ रहा है यहाँ से 60, और फिर दोबारा से एक बार इसका और 3/20 निकालना है, तो ये निकल करके आ रहा है दोस्तों 9। अब 2 वर्ष का जब ब्याज पूछा है तो 2 1 से गुणा करना है, मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था। और जब भी 3 वर्ष का होता है ऐसे तो 3 1 से गुणा करना होता है। एक बार और इसका 15% निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, जब भी आपको अंतर पूछा हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा हो, तो ये पहला स्टेप काट देते हैं और 9 एकम इसके से गुणा करना होता है 9। ये हमारा अंतर निकल करके आ गया दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। अब यहाँ से तो दोस्तों 9 आ रहा है, तो इसको 9 यूनिट मान लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अंतर 1944। तो 9 यूनिट के बराबर कितना हो गया दोस्तों 1944 रुपया, और 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया 1944/9। अब जब 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमसे पूछा क्या है, आगे क्वेश्चन को और सॉल्व करना है दोस्तों, लेकिन उसके लिए पहले हमें मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन हमने क्या माना था यहाँ पर 400 माना था, तो 400 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 400 से गुणा कर देंगे। अब चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं एक बार। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छकी 54 गुणा 400, ये हमारे पास क्या निकल करके आया मूलधन। तो इसको और गुणा कर लेते हैं एक बार आगे, 4 छकी 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, ये हमारे पास मूलधन निकल करके आ रहा है दोस्तों। अब इसमें आगे क्वेश्चन में पूछा है कि समान अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से समान राशि पर, यानी कि इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 2 वर्ष का 10% की दर से। तो यानी कि 86,400 का 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताना है। तो 10% का मतलब देखिए, यानी कि 10 से 11 हो रही है कोई चीज़, और दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 हो रही है, तो ये गुणा हो जाएंगे आपस में, जो कि यहाँ से 11 गुणा 11 करेंगे तो 121 हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ से पूछा क्या है हमसे, ब्याज पूछा है यहाँ से दोस्तों। तो इस यूनिट के हिसाब से कितना ब्याज आ रहा है 21 रुपये आ रहा है, 21 रुपये आ रहा है दोस्तों। तो ये मूलधन कितना है 100 यूनिट, जो कि हमें कितना दिया हुआ है मूलधन 86,400। जब 100 यूनिट के बराबर वैल्यू है 86,400, तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 864। और हमसे क्या पूछा है दोस्तों ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितनी यूनिट है 21 यूनिट आ रहा है। तो 864 का गुणा 1 यूनिट का गुणा कितनी से हो जाएगा 21 यूनिट से हो जाएगा। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों 21 चौका 84, 126 और 8 134, जो कि 44 आ रहा है दोस्तों। और आगे हमें गुणा करने की और ज़रूरत नहीं है, 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर आराम से करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए दोस्तों एक बार ध्यान से, कि ये क्या कह रहा है कि 2 ट्रेनें 7 AM पर दिल्ली और पूना से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। तो एक ट्रेन की चाल है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी दोस्तों एक दूसरे की तरफ ट्रेनें चलती हैं तो आपस में उनकी चाल जुड़ जाती है, यानी कि जो समांतर चाल निकल करके आ रही है यहाँ से दोस्तों वो कितनी आ रही है 85 और 67 कितनी हो गई 7 5 12, 8 और 6 14 और 1 15, यानी कि 152 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी समांतर चाल निकल करके आ गई दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, अब देखो इस चाल से वो कितने देर में कवर कर रही है उस दूरी को, 7 बजे चल रही है, 7 AM यानी कि 7 बजे सुबह चल रही है और शाम को 3:30 पर पहुंच रही है। तो इस बीच दूरी के बीच कितना टाइम हो गया दोस्तों 8.5 घंटे हो रहे हैं, यानी कि टाइम कितना हो रहा है
8.5 घंटे हो रहे हैं, 8.5 आवर। और जब भी दूरी निकालनी हो तो दूरी का सूत्र होता है दोस्तों चाल गुणा समय। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछी है उसने, तो ये चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल कितनी आ रही है, 152 आ रही है, और समय कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। अब जब इसका गुणा दोस्तों हम करेंगे एक बार, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वैसे तो ये गुणा करने पर आ रहा है दोस्तों 1292 किलोमीटर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि आज के स्मोक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में किया है कि r सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है दोस्तों, r सेंटीमीटर, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब दोस्तों कोई गोला है, उसकी r दी हुई है r सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 6 पाई r स्क्वायर, ठीक है, जो कि r कितनी है, r सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है, s सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर है। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, s सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6s स्क्वायर। तो अब इसमें इसको आगे सॉल्व करके, और कुछ कंडीशंस दी हुई है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं एक बार। 6 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 6 गुणा s स्क्वायर। तो ये 6 से यहाँ से 6 कट जाएगा दोस्तों। तो और ये जो अगर इसको और पक्षांतरण करेंगे हम, तो ये 7 है तो इधर गुणा में आ जाएगा, यानी कि 22 r स्क्वायर बराबर 7 s स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों r स्क्वायर और s स्क्वायर का जब हम अनुपात लेंगे तो कितना निकल कर के आ रहा है, 7:22। सॉरी दोस्तों, ये 4, ये 4 पाई r स्क्वायर होता है दोस्तों, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा। अब ये हो रहा है 22 दूना 44, और यहाँ से ये 7 इधर आ जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा दोस्तों, 7 या 21 और 22 दूना 44, ये हो रहा है दोस्तों इसका अनुपात सही। आप लोग ध्यान से देखना इसको। और अब दोस्तों इसको देखिए एक बार कि हम s की वैल्यू निकालेंगे तो 44 का रूट लेना पड़ेगा, और r की वैल्यू निकालेंगे तो 21 का रूट लेना पड़ेगा। इससे साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि r छोटा है s से। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, r बड़ा दिखा रहा है s से, नहीं होगा। अब r बराबर और बड़ा दिखा रहा है, नहीं होगा। r बराबर दिखा रहा है, बराबर तो है ही नहीं सकता। अब r छोटा है और s बड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है, और इस अनुपात निकालने से हमें इजीली पता चल ही रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा, और ये मैंने आपको जो मिनिमम हुआ है दोस्तों कल, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करी। और आपको अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।